Hello guys, welcome back to Kanun Chala. I'm Amanda for Current Affairs and Legal GK and we're back with a new video. तो guys, as you know, last video में हमने डिस्कस किया था about the invade of various Europeans in India, जिसमें हमने पोर्टुगीज, डेन्स, डच, फ्रेंच इन सभी के बारे में डिस्कस किया था. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द इंडियन स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम के बारे में, जहाँ पे इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए थे एंड अबाउट द वेरियस थिंग्स. तो आज की वीडियो में पहले हम डिस्कस करेंगे कैसे बंगाल पे कैप्चर हुआ था बाय द ब्रिटिशर्स, कैसे बंगाल का डिवीजन हुआ था एंड कैसे कैसे उनकी पावर्स पे इफेक्ट हुआ था. तो बेसिकली इसमें हम पूरा कवर करेंगे द invasion of Bengal, means division of Bengal and also reversal of partition of Bengal. तो इसमें क्या क्या मूवमेंट्स आए थे, कौन कौन से लीडर्स थे, क्या इम्पैक्ट था, क्या डिस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम पे एंड कौन कौन से मूवमेंट्स चालू किए थे, कैसे कैसे उन्होंने इस पार्टीशन को बचाया था ऑफ बंगाल. तो ये पूरी सीरीज़ थी फ्रॉम 1903 से लेके 1911 तक, जो कि आज हम अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो चलिए डिस्कस करते हैं थ्रू द प्रेजेंटेशन ये पूरी स्टोरी को. लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द वीडियो. तो गाइस चलिए अब डिस्कस करते हैं थ्रू अ प्रेजेंटेशन ये जो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट था इसकी जर्नी कैसी थी टुवर्ड्स द फ्रीडम, कितने सारे स्ट्रगल्स देखे थे हमारे नेशनलिस्ट लोगों ने टुवर्ड्स फॉर दिस फ्रीडम. तो पहले हम देखेंगे ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था इसकी ग्रोथ कैसे हुई. तो बेसिकली जो मिलिट्री होती थी हमारी, और वी कैन से जितने भी लोग थे उनको ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को खतरा है बाय द ब्रिटिशर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे, जैसे उन्होंने हमने पहले देखा कैसे फॉरेनर्स लोग आते थे और उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश की इंडिया को, इंडिया के ट्रेड को एंड इकोनॉमी को, वैसे ही जो ब्रिटिशर्स थे वो एकदम लास्ट तक रहे थे हमारी कंट्री में. एंड ऑल्सो वो तो आए इसलिए थे कि कब्जा कर सके हम इंडिया पे. तो होता क्या है, अगर हम एक्चुअल में बात करें तो जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने 1903 में ये डिक्लेयर कर दिया था कि हम पार्टीशन करने वाले हैं बंगाल का. तो ये कहीं ना कहीं दिसंबर 1903 में उन्होंने बोला था, डिक्लेयर किया था. लेकिन उससे पहले ही काफी सारी चीजें ऐसी हो रही थी तो इंडियंस को लग रहा था कि हमें ब्रिटिशर्स को हटाना चाहिए. अब होता क्या है कि ये जो मूवमेंट था ये समथिंग अराउंड 1890s चालू हो गया था, 1890 में, कि हमें जो हमारे नेशनलिस्ट लोग थे, जो नेशनल फ्रीडम के लिए काम करते थे, हमारे एक्टिविस्ट लोग थे, उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिशर्स लोग थे उनको प्रस्ताव देना चालू कर दिया था, मेमोरेंडम देना चालू कर दिया था कि हमको इंडिया वापस चाहिए, जितने भी पॉलिटिकल सोशली जितनी भी चीजें हैं आप इंडिया को हैंड ओवर कर दीजिए. ठीक है. तो होता क्या है, जब वो मेमोरेंडम्स एंड इनके लेटर्स के थ्रू जो ब्रिटिशर्स से बात करते थे तो ब्रिटिशर्स उन्हें जस्ट इग्नोर कर देते थे एंड इंडियंस की चीजें वो नहीं मान रहे थे. जो इंडियंस जो भी उनके आगे प्रस्ताव रखते थे अपना कि हमें ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए, तो वो नहीं करते थे. तो होता क्या था, जब वो आसानी से नहीं मान रहे थे तो जो एक्टिविस्ट लोग थे उन्होंने रिवॉल्यूशनरी विंग बनाना चालू कर दिया था. ऐसे लोग जो फिर थोड़े वायोलेंटली काम करते हैं. तो होता क्या है, जब ब्रिटिशर्स लोग नहीं मान रहे थे, उन्होंने देख लिया था कि ऑब्वियसली कि ब्रिटिशर्स लोग जो है वो पूरा अपना रूल जमा लेंगे एंड ये आसानी से नहीं मानेंगे. तो उन्होंने क्या किया कि ये जो हमारा नेशनलिस्ट लोग थे उन्होंने रिवॉल्यूशनरी विंग्स चालू करने लगे. एंड एक होते हैं जो साइलेंटली काम करते हैं एंड एक वायोलेंटली काम करते हैं. तो ये जो थोड़ा मूवमेंट का था ये थोड़ा वायलेंट चीज में चेंज हो गया था. अब अगर हम बात करें इस टाइम पे, इसके बाद आता है आफ्टर 1905 में स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट. तो जो नेशनलिस्ट लोग थे जितने भी इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस काम कर रहे थे, इनको आइडिया आया कि हमें स्वदेशी एंड बॉयकॉट होना है, तभी हम इंडिया को बचा पाएंगे. अब स्वदेशी का मतलब क्या था, वो जो भी चीज जो अपनी खुद की कंट्री में हो रही है या फिर सेल्फ सफिशिएंसी है, अगर हम हिंदी इंग्लिश में बात करें, ऑफ वंस ओन कंट्री और सेल्फ सफिशिएंसी, वो आता है स्वदेशी, मतलब हमारे ही देश में बनी हुई चीज है. अब वो ऐसा क्यों करना चाहते थे, वो चाहते थे कि इंडियन मेड गुड्स जो है वो प्रमोट हो, सेल्फ रिलायंस हो,
एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो। तो ये तीन चीज मेन ऑब्जेक्टिव थी स्वदेशी मूवमेंट को लाने की। अब ऑल्सो ये ट्रिगर्ड कैसे हुआ, बट द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, एंड जो ब्रिटिशर्स लोग एक्सप्लॉइटेशन करते गए हमारे यहाँ पे, उसकी वजह से इसको काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से ये आगे नहीं हो पाया। अब अगर हम बात करें कुछ की फीचर्स की, कि ये स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट जो है इसके कुछ फीचर्स क्या हैं, तो बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। तो होता क्या था, जब वो लोग ट्रेड करने इंडिया में आए, तो पहले तो उन्होंने अपनी इंडियन चीजों से ट्रेड करना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने अपनी अपनी चीजें इन्वेंट करना चालू की, एंड जो इंडिया की ओरिजिनलिटी थी, जो हैंडमेड गुड्स थे, जो हैंड वोवन क्लोथ्स थे, जो क्राफ्टिंग की चीजें थी, जो एलॉय टूल्स थे, आयरन टूल्स थे, जितनी भी चीजें पहले होती थी, तो उनको वो बॉयकॉट करना चालू करा। धीरे धीरे मशीनरी इंट्रोड्यूस होने लगी थी इंडिया में, तो जो ओरिजिनलिटी थी वो खत्म होती गई। सो बेसिकली होता क्या था, स्वदेशी मूवमेंट में लाने के लिए ये किया गया कि जो ब्रिटिश गुड्स हैं हम उनको यूज करना बंद कर दें, जो हमारी ट्रेडिशनल इंडियन चीजें हैं हम उन्हीं चीजों को यूज करें। फिर इसी में आता है प्रमोशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड हैंडीक्राफ्ट्स। जैसा कि मैंने अभी बताया, जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो अपनी चीजों को ज्यादा प्रमोट करते थे, तो इंडियंस ने ये कहा कि हम उसको छोड़ के जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हम उनको प्रमोट करें। फिर आता है एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करना चाहता था, जो भी वर्कर्स थे, तो स्वदेशी से क्या होगा कि हमारे ही लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंड जिन लोगों के पास काम नहीं था उनको एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगी। तो स्वदेशी मूवमेंट से ये हुआ कि एनकरेजमेंट ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि अगर हम ब्रिटिश गुड्स यूज करेंगे तो हमारे जो इंडियन मेड गुड्स हैं उनको कौन यूज करेगा। जब उनको कोई यूज करने का नहीं रहेगा तो वो प्रोडक्शन भी नहीं होगा, प्रोडक्शन भी नहीं होगा तो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करना बंद कर देंगे, बिजनेस करना बंद कर देंगे। इसलिए वो ये चाहते थे कि यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जिससे कि लोग अपनी अपनी एंटरप्रेन्योरशिप करें। फिर जब पैसा यहीं की यहीं होगा तो उसकी वजह से इंडियन बैंकिंग एंड फाइनेंस भी होगा। तो ये कुछ की फीचर्स थे जो कि वो इंक्लूड करना चाहते थे इन द हमारे जो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट थे उसमें। तो बेसिकली ये इसके की फीचर्स थे। अब अगर आप कोई एग्जाम देना चाह रहे हैं, रिटर्न एग्जाम देना चाह रहे हैं ना, आपको ये टॉपिक लिखना है, तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं इन योर ओन वेज। आप इन्हीं की फीचर्स को इलाबरेट करके भी यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बॉयकॉट मूवमेंट। अब बॉयकॉट मूवमेंट में क्या था, तो बेसिकली क्या ऑब्जेक्टिव था इसका। बॉयकॉट मूवमेंट में इकोनॉमिकली वीकेंड ब्रिटिश कॉलोनियल रूल बाय विथहोल्डिंग रेवेन्यू, ठीक है, एंड ऑल्सो टारगेटेड ब्रिटिश गुड्स। तो क्या होता था, जो इकोनॉमिकली वीकन, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था उसको इकोनॉमिकली वीकन बनाना था। जितने भी रेवेन्यूज थे उनको विथहोल्ड करके, मतलब रोक के, रेवेन्यू को रोक के वो लोग वीक हो जाए, ठीक है। एंड जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे उनको टारगेट करना था, जैसे टेक्सटाइल, टी, शुगर एंड अदर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इन सबको बंद करना था, या फिर खुद का ओन स्टार्ट करना था। ऑल्टरनेट, मतलब जितने भी ब्रिटिश गुड्स थे हम उसको ऑल्टरनेट इंडियन गुड्स यूज करें, जैसे इंडियन मेड गुड्स, एंड सपोर्ट लोकल इंडस्ट्रीज जो हमारी यहाँ पे डेवलप थी हम उनको प्रमोट करें। तो इसका मेन टारगेट ये था। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इकोनॉमिकली क्या इम्पैक्ट हुआ स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का। तो पहला अगर हम देखें कि जो ब्रिटिश रेवेन्यू था वो रिड्यूस हो गया, एंड जो इंडियन इंडस्ट्रीज थी वो बूस्ट अप हो गई। अगर सोशल फैक्टर देखें तो फॉस्टर नेशनल यूनिटी बनने लगी, क्योंकि लोग हमारी ही देश के बनी हुई चीजें यूज कर रहे थे। सेल्फ रिलायंस, हम खुद पे डिपेंडेंट हो पा रहे थे, एंड प्राइड भी था क्योंकि हम खुद स्वदेशी चीजें यूज कर रहे थे जो कि हमारी खुद की कंट्री में बनी हुई थी। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल, तो गैल्वेनाइज्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस इंटेंसिफाइड डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस। फिर इसके बाद क्या होता है, पॉलिटिकल रीजंस क्या थे, जैसे जैसे हम खुद पे डिपेंडेंट होते जा रहे थे हम स्वदेशी चीजों को यूज कर रहे थे, हम खुद की चीजों को यूज कर रहे थे, खुद के ऊपर डिपेंड होते जा रहे थे। तो इससे एक फैक्टर आया, प्राइड का मूवमेंट आया हमारे अंदर। एक वीकेंड से एक हमारे
एक रूट्स बिल्टअप हो गए कि हाँ अब हम अपना इंडिपेंडेंस मूवमेंट चालू कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम लोग उनकी चीजों पे डिपेंडेंट रहते, उनकी चीजों पे डिपेंडेंट रहते। तो जब हम ये इंडियन नेशनल मूवमेंट चालू करते तो होता क्या, वो लोग गुड सप्लाई करना बंद कर देते, जिससे कि फिर हम कैसे फीड अप कर पाते। अगर हम देखें कि इसमें कौन कौन से नोटेबल लीडर्स थे जिनने स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में हमारा साथ दिया था या स्टार्ट किया था, तो पहले थे हमारे महात्मा गांधी जी, सेकंड थे रविन्द्रनाथ टैगोर, थर्ड थे लाला लाजपत राय, फोर्थ थे बाल गंगाधर तिलक, एंड फिफ्थ थे बिपिन चंद्र पाल, एंड मैनी अदर नोटेबल लीडर्स। तो ये हमारे मेन लीडर्स थे जिनका मेन रोल था इन द स्वदेशी एंड द बॉयकॉट मूवमेंट। अब हम इसका आउटकम देखते हैं कि इसका आउटकम क्या हुआ था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जिन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था 1911, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, तो 1911 में उन्होंने उसको रिपील कर दिया था। ठीक है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, उसको 1911 में रिपील कर दिया गया था। एंड ऑल्सो जो स्वदेशी मूवमेंट था उन्होंने एक ग्राउंड वर्क सेट कर दिया था गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, ये भी हम अपनी आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे, जो कि चला था 1920 से 1922। एंड ऐसे ही इन्होंने मतलब इंस्पायर्ड सिमिलर मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड, जैसे कि अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया में भी इन्होंने ये जो मूवमेंट्स चले थे इनसे इंस्पिरेशन लोके उन लोगों ने भी कुछ मूवमेंट्स चलाए थे। अब हम देखते हैं द पार्टीशन ऑफ बंगाल, जो कि एक सिग्निफिकेंट इवेंट था इन इंडियन हिस्ट्री, जो कि इम्प्लीमेंट किया था बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटीज इन 1905। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इन द स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि 1903 के दिसंबर में ही ये ब्रिटिशर्स लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम पार्टीशन करने वाले हैं बंगाल का। अब बंगाल का पार्टीशन तो होने वाला था, तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था कि दो पार्ट में बंगाल को डिवाइड कर दिया था, दैट इज द वेस्ट बंगाल एंड द ईस्ट बंगाल एंड आसाम। तो ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बैकग्राउंड क्या था। तो जो बैकग्राउंड था बंगाल का वो ये था कि जो बंगाल था वो लार्जेस्ट प्रोविंस था इन द ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पे काफी सारे लोगों ने रूल किया था। ठीक है, अब उसमें उस टाइम के बंगाल में क्या क्या आता था, क्योंकि बंगाल उस टाइम पे काफी ज्यादा एरिया था एंड उसको बहुत सारे लोग कैप्चर करना चाह रहे थे। तो अगर हम देखें, जो प्रेजेंट डे का वेस्ट बंगाल है हमारा, पूरा बांग्लादेश, बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड असम, ये सारी जगह बन के बनता था उस टाइम का वेस्ट बंगाल। तो इसलिए इसको कैप्चर करना चाह रहे थे। अब जो ग्रोइंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट थे एंड रेसिस्टेंट टू ब्रिटिश रूल, इन सब की वजह से कॉलोनियल अथॉरिटीज थी वो चाहते थे इसको डिवाइड एंड रूल करना। ठीक है, अब ये जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बढ़ रहे थे एंड ब्रिटिश रूल जो चाहते थे कि हम लोगों को इंडिया पे कब्जा करना है, तो वो लोग यही सोचते थे कि सबसे पहले हम लार्जेस्ट पार्ट को कैप्चर करें। तो वो था बंगाल। तो ब्रिटिश लोगों की नजर सबसे पहले बंगाल पे ही थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट डे कौन कौन सी स्टेट्स कंप्राइज करती हैं उस टाइम के बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल ऑब्वियसली, बांग्लादेश, बिहार एंड पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड असम। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब पार्टीशन जब हुआ था 1905 में ऑफ बंगाल, उस टाइम के वाइसरॉय कौन थे? तो उस टाइम के वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन थे जिन्होंने बंगाल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, वेस्ट बंगाल एंड ईस्ट बंगाल एंड असम। अब ये इन्होंने जो डिवाइड किया था ये भी उन्होंने माइनॉरिटी के बेसिस पे डिवाइड किया था, और वी कैन से रिलीजियस माइनॉरिटी के बेसिस पे। तो जो वेस्ट बंगाल थे उसमें हिंदू डोमिनेटेड पीपल्स रहते थे, एंड जो ईस्ट बंगाल एंड असम थे वहां पे मुस्लिम डोमिनेटेड पीपल्स रहते थे। तो यहाँ पे ये दोनों उन्होंने डिवाइड कर दिया था ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन।
अब रिलीजन के बेसिस पे जहाँ पे दो जगह डिवाइड हो गई, तो उनका पहले ही एम था कि हम ये जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है इन लोगों के ये वीक हो जाएंगे। क्योंकि जब दो चीजों को जैसे इंडियन पाकिस्तान को रिलीजियस के बेसिस पे डिवाइड कर दिया, तो कहीं ना कहीं रिलीजियस सेंटिमेंट्स आ जाते हैं, इफेक्ट होते हैं, एंड दुश्मनियां देशों में बढ़ती हैं। तो उनका यही कहना था कि नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है वो यहाँ वीक हो जाएगा, एंड ये जो रिलीजियस लाइन पर डिविजन्स बनाया है ये भी लोगों को वीक कर देंगे। इसमें क्या होगा कि ब्रिटिश कंट्रोल करना आसान होगा, क्योंकि उधर मुस्लिम्स की सारी बातें मानी जाएंगी, इधर हिंदूज की सारी बातें मानी जाएंगी, एंड कभी भी ये लोग एक उसमें सेटल नहीं हो पाएंगे। तो उनका मेन मोटिव ये था कि इनको रिलीजियस के बेसिस पे हम लोग वीक करते हैं। अब इसमें रिएक्शंस क्या हुए लोगों को जब ये जो डिवीजन हुआ उसके बाद क्या क्या आउटकम्स निकल के आए। तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड अपोजिशन हुआ फ्रॉम बंगाली इंटेलेक्चुअल्स, जो भी वहाँ के नेशनलिस्ट थे एंड जो भी ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे, तो जो लोग नहीं चाहते थे पार्टीशन हो, उन सब की ओर से यहाँ पे प्रोटेस्ट होना, अपोजिशन होना, ये सब होना चालू हो गया। हमारे अदर लीडर्स जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी, गांधी जी एंड जितने भी लोगों ने थे, उन्होंने कंडेम किया पार्टीशन को, मतलब अपोज किया, बंद करना, रोकना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वदेशी मूवमेंट इमर्ज हुआ इसके रिस्पॉन्स पे, एंड एडवोकेटिंग फॉर बॉयकॉट्स एंड सेल्फ रिलायंस। तो हमने अभी पढ़ा था स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कुछ स्लाइड्स के पहले। तो उसमें इस पार्टीशन की वजह से क्या हुआ, सबसे पहले हुआ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट हुआ जिसका ओवरऑल इफेक्ट गया फॉर द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। तो स्वदेशी मूवमेंट एक रिस्पॉन्स ही था बाय द पार्टीशन ऑफ बंगाल, क्योंकि उधर जब पार्टीशन हुआ तो उसका रिस्पॉन्स एज अ स्वदेशी ब्रिटिश गुड्स को यूज करना बंद कर दिया था। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में देखें कि ये जो पार्टीशन प्लान था 1903 का, वो कौन लाया था एंड क्यों लाए थे। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल मैंने आपको जैसे पहले की स्लाइड में बताया 1903 में ही आ गया था, एंड तभी से जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो ये कंडेम कर रहे थे। तो ब्रिटिशर्स लोगों का मेन एम था कि कैसे ना कैसे करके इनका पार्टीशन हो जाए। 1903 में उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि हम बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं। तो उस टाइम के जो हमारे वाइसरॉय थे लॉर्ड कर्जन ने प्रपोज किया था इस डिवीजन को, एंड उन्होंने जैसे कि हमने पहली वाली स्लाइड में देखा कि वेस्ट बंगाल को बना दिया हिंदू प्रोमिनेंट कंट्री, एंड ईस्ट बंगाल को एंड असम को बना दिया मुस्लिम डोमिनेंट। और ये भी देख लिया कि इनका एम था कि वीकन करना था इनको, नेशनलिस्ट मूवमेंट को, रिलीजियस डिवीजन बनाना था, एंड ब्रिटिश कंट्रोल करना था। अब ये जो एंटी पार्टीशन कैंपेन था ये चला 1903 से 1905 में, क्योंकि 1903 में ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि पार्टीशन होने वाला है। तो ब्रिटिशर्स लोग पार्टीशन की तैयारी कर रहे थे, एंड इधर जो हमारे इंडियन नेशनलिस्ट हैं ये एंटी पार्टीशन की तैयारी कर रहे थे, जो पार्टीशन रोकने की तैयारी कर रहे थे। तो ये बेसिकली किस किस ने इसके लोग एंटी हुए, तो पहले थे हमारे बंगाली इंटेलेक्चुअल्स, नेशनलिस्ट लोग, एंड जो वहाँ के ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे जो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे पार्टीशन हो, वो लोग। अब इसमें हमारे नोटेबली कुछ की लीडर्स थे। कौन कौन से की लीडर्स थे हमारे? रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आ जाता है कि एंटी पार्टीशन कैंपेन के टाइम पे हमारे कौन कौन से मेजर इंपॉर्टेंट की रोल्स थे, ठीक है, की लीडर्स थे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे प्रोटेस्ट हुए, रिलीज हुई, मीटिंग्स हुई अक्रॉस द बंगाल के एरियाज में। जो ब्रिटिश गुड्स थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, इन सबको बॉयकॉट कर दिया गया था। न्यूज़पेपर्स एंड जनरल जो होती थी उस टाइम पे, उससे अवेयरनेस फैलती थी, जैसे जिन लोगों को नहीं पता था उन लोगों को भी पता पड़ गया था कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होने वाला है, एंड हम लोगों को बॉयकॉट करना है फॉर द यूज ऑफ ब्रिटिश गुड्स, एंड हमें एंटी नेशनल मतलब एंटी पार्टीशन कैंपेन चलाना है। तो एंटी पार्टीशन कैंपेन में जो जो भी चीजें आती थी ये थ्रो मीन्स आनी थी, जो जो भी प्रोटेस्ट होने थे, तो उसकी न्यूज
कैसे सब में फैलती थी? बाय द न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, क्योंकि उस टाइम पे हर किसी के पास टेलीविजन अवेलेबल नहीं था। अब इफ वी सी नेक्स्ट की मेथड ऑफ प्रोटेस्ट क्या होते थे, तो सबसे पहले हमने देखा कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब अनाउंस किया था ये डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो हमारे जो मिलिट्री प्रोटेस्ट थे, मिलिटेंट प्रोटेस्ट लोग थे, जो कुछ नेशनलिस्ट लोग थे, उन्होंने कुछ पेटिशंस दी, कुछ मेमोरेंडम्स दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो पहले आसानी से मान जाए। जब वो नहीं माने, तब विंग्स पार्टी फॉर्म हुई एंड उन लोगों ने ये मूवमेंट के खिलाफ अपने कैंपेन रन किए। फिर उसके बाद पब्लिक मीटिंग्स एंड रिलीज होने लगी थी, जहाँ पे लोग गैदर होके ये एंटी पार्टीशन कैंपेन रन करते थे। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस हमने देख ही लिया था। स्वदेशी मूवमेंट भी चालू हो गया था इसके रिस्पॉन्स में, एंड मीडिया कैंपेन्स भी चालू हो गए थे। तो वन ऑफ द मेन मूवमेंट अगर माना जाएगा कि स्वदेशी मूवमेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही स्टार्ट हुआ था, एज एन रिस्पॉन्स टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल। अगर हम इम्पैक्ट देखें, इम्पैक्ट क्या था, तो बेसिकली इसका इम्पैक्ट ये था कि यूनाइटेड बंगालीज अक्रॉस रिलीजियस लाइंस, galvanized Indian nationalist movement, forced the British to reconsider their decisions and laid groundwork for future nationalist movement। तो ये सब इम्पैक्ट थे जो भी चीजें चल रही थी उसके। अब आउटकम क्या होता है, तो जो पार्टीशन था वो मैंने जैसे आपको बोला 16 अक्टूबर 1905 में फाइनली बंगाल को पार्ट कर दिया गया था। एंड इसके बाद इंटेंस अपोजिशन हुआ, जिसका रिवर्सल हो गया था 1911 में। लाइक 1911 में वापस से इसको रिवर्स कर दिया गया था, इस पार्टीशन को। अब ये जो इंडियन नेशनलिस्ट कांग्रेस है, इन्होंने एक पिवोटल रोल प्ले किया था, क्योंकि तब आईएनसी का फॉर्मेशन हो चुका था, हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हो चुकी थी, एंड तब वो एंटी पार्टीशन कैंपेन रन कर रही थी। तो पहले उनका रिस्पॉन्स क्या आया कांग्रेस का, जब उनको पता पड़ा कि ये 1903 में उनको पता पड़ा कि बंगाल का पार्टीशन हो रहा है, तो इन्होंने इसको सोचा कि डिविसिव प्लान है एंड हमारे इंडियंस के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। एंड ये जो रिजोल्यूशन था ये पास किया गया था एट द 1903 कांग्रेस सेशन इन मद्रास। ठीक है। फिर उस टाइम के हमारे लीडर्स रोल ने, जो हमारे डिफरेंट लीडर्स थे, उनके क्या क्या रोल्स थे इस कैंपेन में। तो जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, इन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया था इन बंगाल में। जो लाला लाजपत राय थे, इन्होंने स्टार्ट किया था फॉर स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। बिपिन चंद्र पाल जो थे, वो प्रोटेस्ट एंड रैलीज ऑर्गेनाइज करते थे अलग अलग जगहों पे। एंड जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, क्योंकि इनका नाम इनका जो काम था वो मीन्स मेजरली जाना जाता था इन राइटिंग। ही वॉज अ फेमस पोएट एंड द राइटर। तो ये एक्सटेंसिवली लिखते थे अगेंस्ट द पार्टीशन, क्योंकि जब ये चीजें जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर्स में जाती थी, तो ये सब चीजें क्या होती थी, एक फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस या एक फीलिंग ऑफ नेशनलिस्ट जगह थी लोगों के अंदर, तो उनका काम था लिखने का। तो यहाँ पे वेरियस वेरियस लोगों के डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स थे, जैसे कि हमने अभी देखा कि जो हमारे वो थे कौन, सुरेंद्र नाथ जी, इन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट रन किया। जो लाला लाजपत राय थे, इन्होंने स्वदेशी बॉयकॉट के लिए बोला क्या, एंड स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स, एंड स्वदेशी लाने के लिए फॉर द इंडियन गुड्स। एंड प्रोटेस्ट एंड रिलीज की थी बिपिन चंद्र पाल ने, एंड रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने एक्सटेंसिवली लिखा था अगेंस्ट दिस पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो आप देख सकते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल से ही एक मेजर राइज हुआ था फॉर दिस। एंड जब बंगाल का पार्टीशन हुआ था, उधर से ही बहुत सारी चीजें निकली थी, बहुत सारे मूवमेंट्स निकले थे, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अब हम आगे देखते हैं कि कांग्रेस का रिजोल्यूशन था 1904 एंड 1905 में। 1905 में हुआ बनारस सेशन, जिसमें कांग्रेस ने रिजॉल्व किया टू अपोज द पार्टीशन। कांग्रेस ने बोला कि हमें ये पार्टीशन को अपोज कर रहे हैं एंड हम ये इसके साथ
नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एक मेजर रूलिंग एरिया था बंगाल का, लार्जेस्ट प्रोविंस था, एंड वो नहीं चाहते थे कि वो डिवाइड हो। 1905 में हुआ बॉम्बे सेशन। बॉम्बे सेशन में कांग्रेस ने फिर से रिट्रेट किया अपोजिशन को कि हम नहीं चाहते अपोजिशन हो, एंड वो लाए बॉयकॉट के लिए फॉर द ब्रिटिश गुड्स। तो यहाँ पे बॉम्बे सेशन में आप आ सकता है क्वेश्चन कि बॉम्बे सेशन में कांग्रेस ने क्या कहा था, तो दे ब्रॉट अप फॉर द बॉयकॉट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स। अब कांग्रेस की स्ट्रैटेजीज क्या थी, वही सेम स्ट्रैटेजीज थी जो कि हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे थे, कि उन्होंने काफी सारे पेटिशंस एंड मेमोरेंडम्स दिए थे ब्रिटिश अथॉरिटीज को ये सब रोकने के लिए। सेकंड, उन्होंने काफी सारी पब्लिक मीटिंग्स, रिलीज, प्रोसेशंस हेल्ड करवाए कि कहीं ना कहीं से ये हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये टोटली रुक जाए। ठीक है। थर्ड है, हमने देखा ही था कि बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स एंड इंस्टीट्यूशंस हुआ, स्वदेशी मूवमेंट का प्रमोशन हुआ, मीडिया कैंपेन्स रन हुए थे। तो ये जो स्ट्रैटेजीज थी बेसिकली ये नेशनलिस्ट लोगों की, कांग्रेस की, ये ऑलमोस्ट सम सेम थी। अब इसका कांग्रेस पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो कांग्रेस पे यूनाइटेड वेरियस इंडियन ग्रुप्स अगेंस्ट पार्टीशन। अब जो वेरियस ग्रुप्स बने हुए थे, जैसे काफी सारे वी कैन से जो पर्टिकुलर ग्रुप्स बने जाते हैं, जैसे नेशनलिस्ट ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट विंग्स के ग्रुप्स होते हैं, तो इन सबको इकट्ठा करके एक यूनाइटेड फॉर्म में रखा गया। एंड जो भी पार्टीशन के खिलाफ लड़ाई थी उन सब ने मिल के उसको लड़ाई को लड़ा था। ठीक है। जो कांग्रेस की पोजीशन थी वो एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन बन गई थी, क्योंकि आईएनसी उस टाइम सबसे बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन था। ठीक है। एंड फ्रॉम मॉडरेट टू मिलिटेंट नेशनलिज्म की तरफ ये बढ़ चुका था, ये जो इम्पैक्ट था। एंड ग्राउंड वर्क फॉर फ्यूचर कांग्रेस लेड मूवमेंट्स, एंड जितने भी आगे जितने भी मूवमेंट्स कांग्रेस ने फाइट किए थे उसके लिए ये एक ग्राउंड वर्क बन गया था। अब इसमें कुछ काफी नोटेबल कांग्रेस के लीडर्स हैं जिन्होंने अपने कोटेशंस दिए थे। जैसे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ने दिया था, पार्टीशन इज अ ब्लो टू द वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ बंगाल। एंड लाला लाजपत राय जी ने दिया था, वी विल नॉट रेस्ट टिल द पार्टीशन इज रिपील। जो पार्टीशन हो गया था, जब तक उसको रिपील नहीं किया जाता तब तक हम ये मूवमेंट्स लड़ते रहेंगे। अब होता क्या है, जब पार्टीशन हो चुका था 1905 में, तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया था अगेंस्ट दिस डिवीजन, एंड एक इमीडिएट रिस्पॉन्स आया। कैसा? कंडेमनेशन का। कांग्रेस कंडेमनेट द पार्टीशन एज अनजस्टिस एंड डिविसिव, उन्होंने अपना ये क्लेम दिया। प्रोटेस्ट मीटिंग्स हेल्ड की थी उन्होंने अक्रॉस द इंडियाज। रिजोल्यूशंस थे, उन्होंने काफी सारे रिजोल्यूशंस जो पास कर दिए गवर्नमेंट वो सारे पास किए, एंड उन्होंने डिमांड किया यहाँ पे कि हमें रिवर्सल ऑफ पार्टीशन चाहिए। इसके जस्ट बाद 1905 के बाद काफी सारे सेशंस आए। अब आपको इन सीरीज में ये पूछा जा सकता है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद कौन कौन से सेशंस आए थे। बनारस सेशन आया था 1905 में, जहां पे उन्होंने अपोजिशन टू पार्टीशन में अपना वो दिया था वर्डिक्ट। 1906 में कलकत्ता आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि हमें इमीडिएट रिवर्सल चाहिए इस पार्टीशन का। 1907 में सूरत सेशन आया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि कांग्रेस स्प्लिट ओवर मॉडरेट रेडिकल डिवाइड। ठीक है। 1908 में मद्रास सेशन आया था, उनने जिसमें फिर से बोला था कि हमें रिवर्सल चाहिए है इस पार्टीशन का। एंड 1911 में दिल्ली सेशन में कांग्रेस सेलिब्रेटेड रिवर्सल ऑफ पार्टीशन, क्योंकि फाइनली 1911 में बंगाल को वापस से उसका स्टेटस मिल गया था, जो भी डिवीजन हुआ था वो वापस से क्या कहते हैं रिवर्स कर दिया गया था, एंड वापस से वो एक कंबाइंड फॉर्म में यूनाइटेड हो गया था। एंड जो दिल्ली सेशन था उसमें उन्होंने सेलिब्रेट किया था दिस रिवर्सल ऑफ पार्टीशन। तो आपको ये सारे ऑप्शन दे सकते हैं, एंड इसमें से पूछ सकते हैं कि कौन से मतलब कौन से सेशन में उन्होंने सेलिब्रेट किया था रिवर्सल। तो आप मार्क कर सकते हैं 1911 के दिल्ली सेशन में। अब हम देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट कैसे ग्रो होता गया था। तो स्वदेशी मूवमेंट का ग्रो होने का बेसिकली काफी सारे फैक्टर्स थे, इकोनॉमिकल, सोशल एंड ऑल्सो द पॉलिटिकल फैक्टर्स। तो अगर हम इकोनॉमिक फैक्टर्स देखें तो एक्सप्लॉइटेशन बाय ब्रिटिशर्स। तो होता क्या था
जो ब्रिटिशर्स लोग थे वो हैवी टैक्सेशन लगाते थे अपने गुड्स पे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करते थे। मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का सीधा मतलब होता है गलत चीजों से, गलत तरीके से माल को बेचना। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेज, जो इंडियन रिसोर्सेज हमें अवेलेबल थी इन वेरी इजियर फॉर्म, वो सब उसको एक्सप्लॉइट करते जाते थे, खत्म करते जा रहे थे। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो जितनी भी वेल्थ अर्निंग्स होती थी उनके इंडिया में, जितना भी पैसा अर्न होता था, वो सब इंडिया से ब्रिटेन की तरफ जाता जा रहा था। यहाँ पे कोई रेवेन्यू नहीं बच रहा था। अब क्योंकि ब्रिटिशर्स लोग ही यहाँ पे काम करते थे, तो वो एम्प्लॉयमेंट भी ब्रिटिशर्स लोगों को देते थे। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होता जा रहा था फॉर द इंडियन पीपल, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज खत्म हो रही थी। क्योंकि पूरे ही जितने भी इंडस्ट्रीज थी वो सब किसने कैप्चर कर रखी थी? ब्रिटिशर्स लोगों ने। जिससे होता क्या था? पॉवर्टी फैल रही थी, इकोनॉमिक हार्डशिप हो रही थी लोगों को। नेक्स्ट फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जिसमें एक बहुत खतरनाक तरीके से प्रोटेस्ट हुए थे। नेक्स्ट है ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज, जो इनकी कॉलोनियल पॉलिसीज थी, डिविसिव एंड ऑपरेसिव मेजर्स जो ये लेते थे उसकी वजह से। लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट सर्विसेज में, गवर्नमेंट की प्लेसेस पे इंडियंस के पास बहुत लिमिटेड नाम के लिए रिप्रेजेंटेशन था, बाकी सब ब्रिटिशर्स लोगों के पास था। नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स जो थे, तो बेसिकली ग्रोइंग डिजायर फॉर सेल्फ रूल एंड इंडिपेंडेंस, वो लोग ये सोचते थे कि हम सिर्फ अपना सेल्फ रूल करें, एंड इंडियंस चाहते थे कि हमें इंडिपेंडेंस मिल जाए। ठीक है, तो ये थे हमारे पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब हम देखते हैं सोशल फैक्टर्स क्या थे। तो सोशल फैक्टर्स में सबसे पहले एजुकेशन था, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग आए तो उनके बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफी सारे वेस्टर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोले गए थे, तो स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन हुआ। ठीक है, लीडिंग टू इंक्रीज्ड अवेयरनेस। तो इससे एक फैक्टर ये भी था कि यहाँ पे अवेयरनेस बढ़ने लगी थी, लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू, नॉट फ्रॉम इंडियन एजुकेशन। ठीक है, नेशनल प्राइड, इमर्जेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड कल्चरल रिवाइवल। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, जब वेस्टर्न लोग आए तो वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा अहमियत देने लगे लोग। सोशल रिफॉर्म, मूवमेंट्स अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस लाइक कास्ट सिस्टम, ये भी हुआ। वुमेन्स पार्टिसिपेशन, इंक्रीज्ड इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन नेशनलिस्ट मूवमेंट। अब जब लगने लगा कि हाँ वुमेन्स का भी इसमें साथ होना चाहिए, तो काफी सारी वुमेन एक्टिविस्ट थी भी इस मूवमेंट में इन्वॉल्व हुई, एंड उन लोगों ने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट में अपना साथ दिया। ठीक है, एंड इसी के साथ साथ जब यहाँ पे सोशल फैक्टर्स में एजुकेशन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, तो जो कास्ट सिस्टम था, विडो मैरिज थी, तो इन काफी सोशल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट एक चीज अच्छी हुई थी कि ब्रिटिशर्स के लोगों की वजह से ये सब चीज का इरेडिकेशन हुआ था। अब मेन मेन लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशंस किस किस के थे? अगर हम बात करें कैरिस्मेटिक लीडर्स कौन कौन से थे, तो वो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एंड लाला लाजपत राय जी, एंड अदर्स भी थे। लेकिन इन तीनों की लीडरशिप के थ्रू ही ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रखा था फॉर द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जितने भी नेशनलिस्ट ग्रुप थे उनको इन्होंने यूनाइट कर दिया था, जिसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया था। Also, revolutionary groups like emergence of radical groups like जुगंतर एंड अनुशीलन समिति, तो कुछ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स थे, उनकी वजह से ये सब लोग एक इमर्ज हो पाए, इन्होंने फाइट किया था। एंड इफेक्टिव प्रोपेगेंडा, जो भी प्रोपेगेंडा ये लोग रन कर रहे थे थ्रू न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, पब्लिक मीटिंग्स, इन सब के थ्रू भी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हो पाया, लोगों तक न्यूज पहुंच पाई। तो बेसिकली इसमें ये जितने भी इवेंट्स थे वो कौन कौन से कवर करें हमने आज। पहला हमने देखा पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है, ये हमने कवर करा। फिर हम अब आगे पढ़ेंगे अबाउट द लाल बाल एंड पाल मूवमेंट। स्वदेशी एंड बॉयकॉट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स भी देख लिया है, कैसे फॉरेनर्स लोगों को के गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया था, कैसे जो हमारी कांग्रेस थी उन्होंने काफी सारे सेशंस में बॉयकॉट करने की बात की थी ऑफ द फॉरेनर्स गुड। तो ये थे की
इवेंट्स। अब आगे जितने भी आएंगे वो सब हम पढ़ने वाले हैं इन द फर्दर वीडियोस कि इसके बाद क्या हुआ था. So guys, this was the end of the video. I hope that you would like our video. Before going to like the video, hit the bell icon, subscribe to the channel, and don't forget to share the video. Also, you can get the PDF of this video on our Telegram channel. The link is given in the description. Also, you can hit the bell icon so as soon as a new video is uploaded, you can just get the notification of that video. Thanks for watching the video.